बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम तक हम अपना का चैप्टर नंबर 6 जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसको कवर कर रहे थे। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। हमने पहले पढ़ा हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, साइंस एंड सिम्टम। फिर हम आगे एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं, और फिर आपने पढ़ा जी हमारा गैल्स एंड कूम्स क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं जो कि है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी हमारे पास होती किस तरह है, हमारे जिस्म के अंदर एलर्जी होती है, लेकिन उसका होने का तरीक़ेकार कैसे होता है, वो ऑपरेट कैसे करती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाले मेरे लेक्चर नहीं लिए जो कि एलर्जेंस के ऊपर और फिर गैल्स एंड कूम्स क्लासिफिकेशन के ऊपर थे, तो इसका आपको बिल्कुल समझ नहीं आने लगी। इसलिए आप बेहतर है कि पहले वो लेक्चर ले लें और फिर यहाँ पर आए और दोबारा देखें। तो आज हम शुरू करेंगे मैकेनिज़्म जी, मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी हमारे पास किस तरह हो रही है, उसका इनसाइट अंदर की तरफ जाकर हम मुकम्मल देखेंगे कि एलर्जी किस तरह होती है और किस तरह ये हमें नुकसान पहुंचाती है और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गई। तो सबसे पहले तो देखना होगा एलर्जी किन चीज़ों की वजह से होती है, कौन से प्लेयर हैं जो कि हमारे अंदर एलर्जी पैदा कर रहे हैं। प्लेयर्स का मतलब समझते हैं, क्रिकेट का मैच खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स की वजह से सारा मैच चल रहा होता है। तो ये मैकेनिज़्म एलर्जी किस प्लेयर की वजह से चल रहा है हमारे अंदर। पहला प्लेयर हमारा कौन सा होगा जी, जाहिर सी बात है एंटीजन। अगर एंटीजन हमारा नहीं आएगा तो एलर्जी नहीं होगी। ठीक हो गया। दूसरा हमारा प्लेयर कौन सा जी, एंटीबॉडी। जाहिर सी बात है एंटीबॉडी नहीं होगी तो एलर्जी कहाँ से होगी। और तीसरा हमारा जो है वो मेडिएटर्स है। मेडिएटर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर कह लें आप उनको मेडिएटर्स। ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए लिखा क्या हुआ यहाँ पे। ये हमारे मेडिएटर्स, ये हमारा तीसरा प्लेयर है। ये हमारा पहला प्लेयर आ गया एंटीजन, एंटीबॉडी दूसरा आ गया, तीसरा हमारा मेडिएटर या इन्फ्लामेशन मेडिएटर या इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, ये भी इनको कह सकते हैं। अब हम आएंगे मैकेनिज़्म के ऊपर। मैकेनिज़्म हमारा दो हिस्सों में तकसीम होता है। हमारे पास किस तरह होता है, सबसे पहले आपका हार्ट वगैरह है, किसी केस के ऊपर एक स्टिंग लगा, किसी भी शहद की मक्खी का या कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो होता है उसका एक आपके ऊपर क्या नाम क्या ले एक ड्राइंग में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, इसको आप अपना हाथ समझ लें। इसके ऊपर यहाँ पर स्टिंग हुआ, एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। पता है आपको, जब स्टिंग लगता है तो एंटीजन मतलब डांक लगती है तो एंटीजन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये हमारे अंदर दाखिल हुआ तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो बी लिम्फोसाइट सेल थे, बी लिम्फोसाइट सेल जिनको आप वाइट ब्लड सेल भी कहते होते हैं, इनको पता लगा कि हमारे अंदर एक ऐसा चीज़ दाखिल हो गया जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक हो गया। बी लिम्फोसाइट हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, उनको पता लगा एंटीजन आया है। ठीक हो गया। जब एंटीजन अब हमारे जिस्म के अंदर आएगा तो क्या होगा, ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे जी, एंटीबॉडी। जाहिर सी बात है ये हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे
और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी हमारे जिस्म के अंदर मास्ट सेल मौजूद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, इनके ऊपर जाकर लग जाएगी। इनके ऊपर जाकर मास्ट सेल के ऊपर ना छोटी छोटी जगह मौजूद होती हैं, जैसे कैटालिस्ट आकर सबस्ट्रेट आकर कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर लगते हैं, वैसे एंटीबॉडीज इन मास्ट सेल के ऊपर जाकर लग जाएगी। बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए और एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर जाकर हमारे अटैच हो गए। अब एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी, एक तो नहीं प्रोड्यूस हुई, तो जो हमारे मास्ट सेल होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे प्रोजेनिटर सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते होते हैं, मास्ट सेल जो होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, वो मास्ट सेल और बी लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल सारे वो प्रोड्यूस करते होते हैं सेल हमारे। तो ये एंटीबॉडी हमारे मास्ट सेल के ऊपर आकर अटैच हो गई। यहाँ पर हमारा पहला मैकेनिज्म और फर्स्ट एक्सपोजर ख़त्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा सारी एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा सारे मास्ट सेल के ऊपर आकर अटैच हो गई। ये हमारा था फर्स्ट मैकेनिज्म या फर्स्ट एक्सपोजर, जब पहली बार हमें ऐसा हुआ, हमारे साथ हमारा एंटीजन आकर हमारे जिस्म के ऊपर लगा, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपोजर था। अब हम सेकंड एक्सपोजर की तरफ जाएंगे। दूसरी बार जब हमारे अंदर एंटीजन जाता है तो फिर क्या होता है, फिर असल मकसद हमारा शुरू, फिर हमारा अक्सर नुकसान जो होना होता है वो शुरू होता है हमारा। अच्छा, दूसरा एक्सपोजर जो होगा हमारा सेकंड वाला, उसमें क्या होगा, पहली बार तो हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अगर दोबारा डंक लगती है हमें उसी इंसेक्ट से, तो क्या होगा, फिर से फॉरेन पार्टिकल, फिर से एलर्जन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे, फिर से दाखिल हो जाएंगे, फिर हमारे एंटीबॉडीज उनके खिलाफ पहले ही मौजूद है बहुत ज़्यादा तादाद में। तो क्या होगा, जो होगा हमारा एंटीजन, ये हमारी फ़र्ज़ कर लें जी मास्ट सेल है, इस मास्ट सेल के ऊपर यहाँ पर ये हमारा एंटीजन अटैच है। वाई शेप्ड का एंटीजन होता है, ये याद में रखिएगा। एंटीजन जो होते हैं अमीनोग्लोबुलिन ई, क्योंकि एलर्जी काज करने वाले अमीनोग्लोबुलिन ई होते हैं, यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ये हमारा मास्ट सेल है, ये हमारा मास्ट सेल है। ये रहा हमारा अमीनोग्लोबुलिन ई, या जिसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा एंटीबॉडी है अमीनोग्लोबुलिन ई। एंटीजन आएगा वो उसके ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। ये हमारा एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी आके ऊपर अटैच हुआ, इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन कुछ हुआ, उसकी वजह से इसके अंदर अब हिस्टामाइन और इन्फ्लामेटोरी मीडिएटर्स, जो मीडिएटर्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो हिस्टामाइन भी हो सकता है, ब्रोडिकाइनाइन भी हो सकता है, उसके बाद आपका इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 क्लास, ये सारे मीडिएटर्स होते हैं जो कि एलर्जी हमारे पास काज करते हैं, एलर्जी की वजह बनते हैं हमारे पास। हिस्टामाइन हो गए, ब्रोडिकाइनाइन, ब्रोडिकाइनाइन तो हमारे पास वेसल जो होती है हमारी ब्लड की, उनको छोटा कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड आगे जा ही नहीं पाता, वो भी मसले क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा हिस्टामाइन हमारे यहाँ मैदे तक के मसले क्रिएट कर देता होता है जब ये हमारे पास मसला आता है। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमारे मौजूद होते हैं ये मीडिएटर्स। तीनों प्लेयर हमारे आपस में अटैच हो गए, जिन्होंने मैच खेलना वो आ गए ग्राउंड में। अब यहाँ पर मैच शुरू होगा। क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने की वजह से ये मास्ट सेल ब्रस्ट होकर फट गया, ब्रस्ट हो गया, फट गया। अब इसके फटने की वजह से इसके अंदर जो मौजूद थी चीज़ें वो तो बाहर निकल आएंगी। क्या मौजूद था, मीडिएटर, या आप कह लें हिस्टामाइन, या कोई भी जो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन काज करने वाला प्रोटीन था वो बाहर आ गया, ठीक हो गया। इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते होते हैं। मीडिएटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक ही चीज़ें हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स।
क्योंकि इन्होंने आगे जाके ट्रांसमिट करनी होती है एलर्जी, इन्होंने आगे जाके हमारे नर्वस सिस्टम को कहना होता है कि एलर्जी काज करे, वो एलर्जी काज करेगा। तो यहाँ तक हमारा मैकेनिज्म क्लोज हो गया, सारा मैकेनिज्म यही था। अब हमारे हिस्टामाइन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड के अंदर जाने के बाद जो मसला क्रिएट करेगा उसको हम कहते हैं एलर्जी। एलर्जी इस तरह हमारी प्रोड्यूस होती है। 3 प्लेयर थे, एंटीजन, मेडिएटर, एंटीबॉडी। पहला एक्सपोजर हुआ, स्टिंग लगा हमें और हमारे जिस्म के अंदर एंटीजन आ गया। अब एंटीजन आया और बी लिम्फोसाइट्स को पता लगा, उन्होंने बी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, उसके खिलाफ प्रोड्यूस कर दिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज जो थे वो इन टर्न बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जाकर अटैच हो गए, बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जाकर वो अटैच हो गए। अब जब वो बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर अटैच हो गए हैं तो दूसरी बार जब एंटीजन अंदर आएगा, तो जब वो एंटीजन अंदर हमारे जिस्म के अंदर आएगा तो वो उसी इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो हमारे पास एंटीजन था उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया, हमारा रिएक्शन हुआ इन दोनों का, मास्ट सेल ब्रस्ट हो गया। मास्ट सेल ब्रस्ट हो गया तो क्या होगा, हिस्टामाइन, ब्रोडिकाइनाइन और दूसरे मेडिएटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर वो हमारे ब्लड के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने हमें एलर्जी काज की। ये हम आपका मैकेनिज़्म सारा यहाँ पर डिस्कस हुआ था। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके भी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ नहीं आएगी तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी की समझ नहीं आएगी। ये हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की नहीं बात कर रहे, एलर्जी की, जहन में रखिएगा। एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की एक किस्म है, टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। अब पूरे मैकेनिज्म को मैं कंस्ट्रक्टिव छोटे से ओवरव्यू में आपको देने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन इन अ कंस्ट्रक्टिव स्मॉल वे। ठीक हो गया, एंटीजन आया, ठीक हो गया, एंटीजन आया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई। सॉरी, एंटीजन आया, बी लिम्फोसाइट को पहले पता लगा, बी लिम्फोसाइट को भनक होगी कि एंटीजन आ गया हमारा। बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज आ गई, एंटीबॉडीज हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब एंटीबॉडीज जो हैं वो जाकर मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाएंगी। ये आपके जिस्म के कनेक्टिव सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। कनेक्टिव सेल कौन से होते हैं, कोई भी मसल का एरिया जिसके फंक्शन, सेल का फंक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है ब्रेन का और दूसरी चीज़ों का हर तरह से, तो ये मास्ट सेल के ऊपर जाकर एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगी। अब क्या होगा, दोबारा सेकंड एक्सपोजर हुआ, सेकंड एक्सपोजर, एंटीजन फिर से आया, एंटीजन आया, उसने क्या किया जी, वो भी जाकर मास्ट सेल के साथ कनेक्ट हो गया। या मास्ट सेल कह लें या आप कह लें कि वाई शेप्ड अमीनोग्लोबुलिन ई के साथ कनेक्ट हो गया, अमीनोग्लोबुलिन ई के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया, वाई शेप्ड अमीनोग्लोबुलिन ई के साथ वो आकर कनेक्ट हो गया हमारा क्या नाम है, एंटीजन। ठीक हो गया, अब अमीनोग्लोबुलिन के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, रिएक्शन हुआ उन दोनों के दरमियान में, कुछ तो हुआ होगा। ठीक हो गया, फिर क्या होगा हमारा, रिएक्शन के बाद हमारा हुआ जी, जो हमारा मास्ट सेल था वो बरस्ट हो गया, मास्ट सेल बरस्ट, फट गया। फटने के बाद क्या हुआ, हिस्टामाइन और मेडिएटर्स या आप कह लें वो रिलीज हुए उसके अंदर जो मौजूद थे, और उन्होंने क्या किया, एलर्जी काज की। ये आपका मैकेनिज्म सारा यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक हो गया, एंटीजन, बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मास्ट सेल के साथ अटैच हुई, सेकंड एक्सपोजर शुरू हुआ, एंटीजन आया, वो मास्ट सेल के साथ अटैच हुआ, वाई शेप्ड लिग्नो की जो हमारे अमीनोग्लोबुलिन ई है उनके साथ अटैच हुआ, रिएक्शन हुआ, मास्ट सेल फिर ब्रस्ट हुए, हिस्टामाइन और एलर्जी प्रोड्यूस होगी।
ये हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थोड़ी देर पढ़ाते हैं कि बताता हूँ कि आपके इन्फ्लामेशन मेडिएटर्स या इन्फ्लामेटोरी मेडिएटर्स कौन से होते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होती है? सूजन, उर्दू में इसको सूजन कहते होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपके जिस्म के अंदर सूजन पैदा कर रहे होते हैं वही मेडिएटर्स स्टार्ट करने वाले, उसको सूजन को बढ़ावा देने वाले, वो आपके कहलाएंगे इन्फ्लामेटोरी मेडिएटर्स। ठीक हो गया जी। ये हमारे हैं जी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेशन काज करने वाले। इन्फ्लामेटोरी मेडिएटर्स हमारे ये कौन से होते हैं? जो कि इन्फ्लामेशन काज करते हैं, जो कि हमारे किसके अंदर से निकलते हैं। इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्योंकि इन्होंने एलर्जी को शुरू करना होता है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन का हिस्सा होते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर इन्होंने ब्रेन को कहना होता है कि यू स्टार्ट द एलर्जी, तुम एलर्जी स्टार्ट करो। ब्रेन को हुक्म मिलता है और वो एलर्जी स्टार्ट कर देता है। चलें जी। इन्फ्लामेटोरी मेडिएटर्स जिन्होंने इन्फ्लामेशन काज करनी होती है। इन्फ्लामेशन क्या होती है? सूजन आपकी। अब एलर्जी जितनी किस्म की होती है उसमें आपको सूजन और साथ में दाने टाइप बन जाते होते हैं। हाइव्स हो जाए, हे फीवर हो जाए, डर्माटाइटिस, एक्साइमा वगैरह, ये सारे आपके इन्फ्लामेटोरी मेडिएटर्स काज करते होते हैं। तो इन्फ्लामेटोरी मेडिएटर्स में हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हिस्टामाइन है। सबसे ज़्यादा तादाद में एलर्जी ये बंदा करता होता है, हिस्टामाइन। फिर हमारे पास और भी काफ़ी होते हैं, ये नहीं कि अकेला यही होता है। रोडिकाइनिन, ये भी हमारे पास एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है। उसके बाद इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन, इनको ग्रुप के अंदर तकसीम कर दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो इंटरल्यूकिन 1 ग्रुप है हमारा। उसके बाद इंटरल्यूकिन ग्रुप नंबर 2 है। तो ये सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हमारे होते हैं। ठीक हो गया। इन सब का काम क्या होता है? इन्फ्लामेशन करना। ये हमारे मास्ट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इंटरल्यूकिन नंबर 2, क्लास नंबर 2, ये हमारे मेडिएटर्स आ गए। इसके अलावा भी हमारे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्या नाम है, आप कह लें कि 8-10 के करीब हमारे ये मेडिएटर्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा हिस्टामाइन है। इनको न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते होते हैं। इनका ही सारा रोल होता है एलर्जी काज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी जो था वो हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्योरिंग एलर्जी, क्योरिंग ऑफ एलर्जी, एलर्जी को हम क्योर किस तरह करते हैं, उसको इलाज किस तरह करते हैं, हम इंशाल्लाह उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप इंशाल्लाह उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।